हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइव। तो हमने स्टार्ट की है सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज़। 6th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो हमने कंटिन्यू की है 7th क्लास की। तो आज है लेसन नंबर 5 दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करती हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी जो चेंज करती है, दैट इज़ उसका साइज़ हो गया, उसका शेप हो गया, उसका स्टेट ऑफ सब्सटेंस हो गया। अगर वो सॉलिड में है हो सकता है वो लिक्विड में चला जाए, लिक्विड है हो सकता है वो सॉलिड में आ जाए। तो ये मतलब उसकी सब्सटेंसेस की स्टेट में जो होगा वो चेंज होगा। नो न्यू सब्सटेंस, नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पेपर है, चौक है, बैलून है, ये सारी फिजिकल चेंजेस हैं। मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप पेपर है, ये पेपर है, अब मैं इस पेपर को कोई भी शेप दे दूँ। जैसे आपका ये पेपर है, मैं इसको कोई भी शेप दे दूँ, ठीक है, ये मैंने इसको शेप दे दी लाइक ऐसे, तो वापस ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो वापस इसमें कोई प्रॉपर्टी में चेंज हुई, सॉरी इसमें कोई सब्सटेंस बना नहीं बना, है ना। तो ये फिजिकल चेंज होगी। देखो इसके ऐसे करके मैंने इसके सिर्फ शेप में चेंज किया। पहले वो रेक्टेंगुलर शेप में था, अब ऐसे ये सिलेंड्रिकल में थोड़ा चेंज हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका कि मतलब इसके सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, वो भी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। तो चॉक हो गया। चॉक जब आप चॉक लेते हो जो जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पे चॉक को पीसते हो, उसका पेस्ट बन जाता है। वापस उसको अगर आप उसमें लिक्विड डाल के वापस उसको करोगे, चॉक बन जाएगा। क्वांटिटी सेम रहेगी, है ना, बस स्टेट ऑफ सब्सटेंस ने चेंज किया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आया, है ना। तो उसके शेप में चेंजिंग आएगी। तो वैसे ही बैलून है, बैलून आपके पास सिंपल सा बैलून है, आप उसमें हवा भरते हो, बैलून बड़ा होता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हवा छोड़ते जाते हो, तो उसकी शेप में चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है। तो वो सब क्या आ गई फिजिकल चेंजेस में। जब आपके पास व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि वो क्या है, केमिकल चेंज है। प्रोसेस मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप केमिकल चेंज का क्या बोल सकते हो। जैसे आपने चाय बनाई है, ठीक है, आपने पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, सब कुछ डाला, देन उसके बाद दूध डाला, चाय बन गई। अब आप उसको वापस अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, चाय बन गई, दैट इज़ द केमिकल चेंज, ठीक है। और एक चीज़ बात याद रखना, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे केमिकल चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आपका कोरोजन का है, कोरोजन में भी केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो वहाँ पे वो ब्राउन सा जो क्या बोलते हैं, ब्राउन सा सब्सटेंस आ जाता है, वहाँ पे कोरोजन आ जाता है, रस्ट सी बन जाती है ना। तो वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पे पानी, हवा, वो सबका मिलके एक रिएक्शन होती है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अगर आपको किसी भी आयरन में वो लग जाता है, कोरोजन लग जाता है, तो वो वापस आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो हो गया केमिकल चेंज। अब एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर होता है चूने वाला पानी होता है, वो मिल्की हो जाता है, आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक चीज़ और, ये रिवर्सिबल है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हो, बट केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इट इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। विनेगर है, विनेगर में अगर बेकिंग सोडा डालते हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ अदर सब्सटेंस बनते हैं, इट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर रस्टिंग आ गया, रस्टिंग में भी केमिकल चेंज होती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ब्राउन कलर का जो होता है उसमें आयरन ऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन जब मिलता है उसके साथ आयरन के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम रिबन है, वन होके वो बनता है, वाइट सा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जब उसमें आप उसको वन करते हो तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एयर लाइट इज कॉल्ड कंबशन। सबसे मेन चीज़ ये याद रखना, कंबशन क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन में क्या एक केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है आपका जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हीट निकाल रहा है और लाइट निकाल रहा है, उसको बोलते हैं कंबशन, ठीक है। मतलब एक टाइप से आप समझ सकते हो कि जलना, किसी चीज़ का जलना, ठीक है, वही हीट और लाइट देता है। सब्सटेंस क्या है, दैट इज जो सब्सटेंस होगा जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और हीट और लाइट बनाएगा, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। वही जल रहा है ना, उसको बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में क्या आता है, एग्जांपल वुड आ गई, पेपर आ गया, कॉटन आ गया, केरोसिन, ईटीसी, ये सब सारे जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है। क्या होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ को बर्न करना होता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे कोई भी चीज़
बर्न नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप कैंडल को बर्न करना चाहते हो तो आपको उसको ओपन रखना पड़ेगा ताकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। बट अगर आप उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास को मार देते हो, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो सप्लाई के कभी किसी भी चीज़ को अगर आग को पकड़ना है या कुछ भी बर्न करना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन कैच कर लेता है फायर का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी आदमी को आग लग जाती है तो बेस्ट वे क्या है एक्सटिंग्विश करने का फायर को, मतलब आग को बुझाने का बेस्ट वे है ब्लैंकेट। देखोगे आप देखा होगा आपने टीवीज़ में, कहीं भी जब भी कहीं आग लग जाती है तो वो ब्लैंकेट से बुझाते हैं। ब्लैंकेट कॉटन वगैरह या कुछ ऐसे वाला कपड़ा नहीं लेना है सिंथेटिक जो चिपक की जाए उसके साथ, वुलन का लेना है थोड़ा, ठीक है, अच्छे वाला ब्लैंकेट लेना जो मोटे वाला होता है, ठीक है, वो लेना है। तो उसके बाद आता है, ये आ गया बेस्ट। उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, फायर फ्लाइज जो होती हैं, आपने वो देखा होगा कि एक कीड़े होते हैं छोटे छोटे से इंसेक्ट से होते हैं, वो उड़ते हैं, उनके पीछे ना लाइट जग रही होती है, हम बोलते हैं कि इसके पीछे आग लगी हुई है ना, उसको फायर फ्लाइज बोला जाता है। तो लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल चेंज, क्यों वहाँ पे उनके मतलब बैक साइड पे जो है लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रही थी और इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑब्वियस है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें चाहिए जिसमें हमें आग लगानी है, और साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, वो टेम्परेचर जहाँ पे जाके कोई सब्सटेंस कैच करता है, पकड़ता है फायर को, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, वो टेम्परेचर यहाँ पे कोई सब्सटेंस जाके आग को पकड़ता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, आपने कभी कभी स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया होगा, ठीक है, लेंस जिसको हम बोलते थे तब, तो वो आप क्या कहते हैं पेपर पे ना उसको सूरज की रोशनी के सामने रखते थे, वहाँ से सूर्य पड़ता था और एक लाइट वहाँ से निकलती थी और रेड कलर की लाइट वो पेज पे पड़ती थी। उसकी वजह से क्या होता था, आहिस्ता आहिस्ता तो उसी टाइम नहीं, थोड़ा टाइम लगता था और वहाँ पे ना आग लग जाती थी, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता था और आहिस्ता आहिस्ता आग लग जाती थी, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है। तो वो टेम्परेचर जब वो जो पेपर है वो आग को पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ लाइटेड मैच स्टिक इज ऑलरेडी हायर देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर। आप देखते हो कि जब आप मैच स्टिक को जलाते हो, है ना, मैच स्टिक को जलाते हो उसी टाइम वो मैच स्टिक जल जाती है, क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब आप पेपर को टच करते हो ये था ना, उसी टाइम पेपर में आग लग जाती है, थोड़ा टाइम लगता है ना उसको, जैसे आप उसको माचिस का जितना जल्दी प्रोसेस होता है उतना जल्दी पेपर का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर जो मैच स्टिक का है, लाइटेड मैच स्टिक, ठीक है, जली हुई जो मैच स्टिक है उसका ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पेपर के, ठीक है। अब कंबशन के लिए 3 हमारी रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट आ गया एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का होना ज़रूरी है, सेकेंड नंबर इज़ ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर इज़ आपका इग्निशन टेम्परेचर भी रोल प्ले करता है कंबशन में, ठीक है। 3 चीज़ें चाहिए हमारे कंबशन के लिए। नेक्स्ट है आपका कैन फिजिकल, ये क्वेश्चन था वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर इन द सेम प्रोसेस, क्या आपका जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है वो एक ही प्रोसेस में हो सकती है, मतलब सेम सब्सटेंस है वहाँ पर फिजिकल चेंज भी हो रहा है और फिर केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो यस, कैसे, कैंडल है ना, जो आपकी कैंडल है, कैंडल को आप बर्न करते हो, ठीक है, आप कैंडल को बर्न करते हो, जैसे आपके पास ये कैंडल है, कैंडल बर्न होना शुरू होती है ना, उसका जो रेजिड्यू है वो नीचे नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के बाद अगर आप देखो, अगर क्या होता है कि वो कौन सा प्रोसेस हो गया, फिजिकल चेंज हो रही है, क्योंकि अगर वो रेजिड्यू बच जाए तो आप वापस उसकी कैंडल बना के वापस उसको बर्न कर सकते हो, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद उसी टाइम केमिकल चेंज भी हो रही होती है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आप कैंडल को बर्न करते हो तो कैंडल की हीट की वजह से जो साइड वाला उसका जो मेल्ट हो रहा होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो वैक्स होती है ना, उस कैंडल की जो वैक्स मेल्ट होकर नीचे पड़ रही होती है, तो वो क्या करती है कि उसी टाइम अवेपोरेट हो रही होती है, हीट की वजह से वो अवेपोरेट हो रही होती है। तो इसलिए आपको जो कैंडल का जो वैक्स है वो बाद में थोड़ी कम मिलती है बट उतनी नहीं मिलती है कि जितनी पहले होती है। फुल कैंडल की जितनी वैक्स होती है लास्ट में आपके पास रेजिड्यू इतना नहीं बचता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वहाँ पर फिजिकल चेंज भी हो रही है तो केमिकल भी चेंज हो रहा है। तो दोनों चेंजेस एक ही प्रोसेस में हो रही है कैंडल में, तो आप बोल सकते हो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस सेम प्रोसेस में पॉसिबल हैं।
नेक्स्ट होती है कुछ चेंजेस होती है डिज़ायरेबल, जो हमें खुद चाहिए, और कुछ चेंजेस होती है अनडिज़ायरेबल। अब चेंजेस डिज़ायरेबल क्या 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 हो सकते हैं, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है। जैसे कुछ चेंजेस हैं आपके जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स का पकना, आपको चाहिए कि फ्रूट्स पके, कच्चे फ्रूट्स तो ना आप खाओगे, दैट इज़ द डिज़ायरेबल चेंजेस। दही से दूध में से दही बनाते हैं, कर्ड जमाते हैं, है ना, तो वो कौन सा है, वो भी एक डिज़ायरेबल है हमारी, उसमें भी चेंज हो रही है ना। तो ये आल्सो इट इज़ आल्सो मतलब जो चेंजेस है वो डिज़ायरेबल है। अब चेंजेस अनडिज़ायरेबल कौन कौन सी हैं, जैसे आपका कोरोजन का लगना, आप चाहते हो आपके लोहे को जंग लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ख़राब होती है, कितना मतलब नुकसान होता है उसकी वजह से, जंग लगने की वजह से, क्रोजन लगने की वजह से, तो वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है ना। और आपका खाने का ख़राब होना, जो गर्मियों में क्या होता है, आपका खाना ख़राब हो जाता है, दालें शालें जो दिन में बनाई होती है हमें उसी टाइम यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस होती है वो अनडिज़ायरेबल होती है। तो आप बोल सकते हो कि चेंजेस डिज़ायरेबल भी हो सकती है और अनडिज़ायरेबल भी हो सकती है। नेक्स्ट है बैदरिंग। बैदरिंग क्या होता है, बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर, यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो रही हो और केमिकल चेंज भी हो रही हो, तो आपने उसको याद रखना है, वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है इरोजन, है ना। इरोजन क्या होता है, सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक, पेबल, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर, विंड, फ्लोइंग वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन। अब इरोजन क्या होता है, एक रेत सा बनता है। आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि मतलब जो आपकी जो पहाड़ियाँ होती है ना, पहाड़ियों पे जो भी मतलब उनके ना नीचे वाली साइड जो सैंड होता है, वो क्या होता है कि वहाँ पे सैंड बन जाता है। कैसे बनता है, जब आपके जो रॉक है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ हैं, पेबल्स हैं, सॉइल है, मिट्टी है, सेडिमेंट्स हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो टूटती हैं। जब टूटती हैं किसकी वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से, फ्लोइंग वाटर की वजह से, मतलब जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं उसकी वजह से ब्रोक होके वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेती हैं। कभी तो उनको हवा उड़ा के ले जाती है, कभी उनको पानी बहा के ले जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उसको बोला जाता है इरोजन, ठीक है। अब जो रॉक होती है, ठीक है, रॉक आपने देखी है, पहाड़ी जो पर्वत पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, तो ये रॉक एक ही बार में नहीं बनते हैं, ठीक है, इनको टाइम लगता है बनने में, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता है, कई हज़ारों लाखों साल लगते हैं, फिर जाके एक रॉक बनती है। आप पहाड़ देखते हो ना, बड़े बड़े पत्थर क्षेत्र, वो ऐसे नहीं बनते, वो इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्स। क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे एक सेडिमेंट वर्ड यूज़ किया है, सेडिमेंट वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ सेडिमेंट क्या होता है, सैंड, सॉइल, स्टोन जो होते हैं, माउंटेन्स के बेस पे जो होते हैं ना, वहाँ पे सैंड भी होता है, माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, उनके जो बेस होता है, ठीक है, वहाँ पे सैंड भी होती है, रेत होता है, सॉइल होता है, स्टोन होता है, उन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। वही सेडिमेंट्स जब उड़ के आते हैं हवा पानी की वजह से, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वहाँ पे जो डेरी शेरी लगती है, दैट इज़ द इरोजन। तो ये था आपका लेसन नंबर 5 क्लास 7th की एनसीईआरटी सीरीज़ का, हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे हम लेसन नंबर 6। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी आपके टीचर्स हैं, आप प्लीज़ आपके आसपास में जो भी आपके कंडक्ट में हैं, तो आप उनके साथ मेरा ये शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।